हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चलाई है। ठीक है, ये KVS, NVS, ठीक है, EMRS, ठीक है, LT ग्रेड और एस्टेट, जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, और KVS ग्रेड वालों के लिए जहाँ पर हमारे वर्णात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 4 नंबर के, वो क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, संक्षेप में मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, विस्तृत मैंने आपको क्लास पहले प्रोवाइड करवा दी थी, हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास और MCQ। ठीक है, हम अब संक्षेप में ये क्लास करेंगे। तो क्लास नहीं देखी तो वो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं भी। और क्वेश्चन आंसरों की भी मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है, वो भी आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज करेंगे चैप्टर 2, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की एक सशक्त और समृद्ध धारा है। यह साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, लोक जीवन, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं का सजीव दस्तावेज है। हिंदी साहित्य का उद्भव एक लंबी भाषिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि उसका विकास सामाजिक परिवर्तन, ऐतिहासिक परिस्थितियों और मानवीय चेतना के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहा है। हिंदी साहित्य का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि भारत की आत्मा ने विभिन्न युगों में स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। हिंदी साहित्य का उद्भव, क्या भाई हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ ये देखते हैं हम। ठीक है, और जो हमारे वर्णात्मक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो देख लो, आप यहाँ से भी आप लिख सकते हो अगर आप अच्छी प्रकार से इस क्लास को देखते हैं। और जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगी तो उसमें से पढ़ते हो, तो वर्णात्मक क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग। तो हिंदी साहित्य का उद्भव, भाषा विकास की पृष्ठभूमि। ठीक है, भाषा विकास की पृष्ठभूमि देखते हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव को समझने के लिए पहले हिंदी भाषा के विकास को जानना आवश्यक है। हिंदी भाषा का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ है। देखते हैं, पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर प्रारंभिक हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। संस्कृत प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। जो संस्कृत है ये प्राचीन भारत की कैसी शास्त्रीय भाषा थी। ठीक है, इसमें वैदिक और लौकिक साहित्य रचा गया। समय के साथ यह भाषा आम जनता के लिए कठिन होती गई। इसी कारण संस्कृत से सरल भाषाओं का विकास हुआ, जिन्हें प्राकृत कहा गया। प्राकृत से आगे चलकर अपभ्रंश भाषा विकसित हुई, जो लोक जीवन के अधिक निकट थी। अपभ्रंश से हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियों का जन्म हुआ। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश भाषा में जैन, बौद्ध और सिद्ध साहित्य की अनेक रचनाएं मिलती है। यही वह चरण है जहाँ से हिंदी साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अपभ्रंश में लोक भावना, धार्मिक उपदेश और नैतिक विचार प्रमुख थे। धीरे धीरे यही भाषा क्षेत्रीय रूपों में विभाजित होकर ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली आदि के रूप में विकसित हुई। इसी चरण से हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का विकास। कालक्रमिक अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का विकास का। तो हिंदी साहित्य का विकास समांतर 4 प्रमुख कालों में समझा जाता है। ठीक है, 4 प्रमुख काल थे भाई हिंदी साहित्य के। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल देख लेते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375। आदिकाल का स्वरूप। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं, क्योंकि इस काल की रचनाओं में वीरता, युद्ध, शौर्य और राजाओं की प्रशंसा प्रमुख विषय रहे हैं। यह काल राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों और समानता व्यवस्था का काल था, जिसका सीधा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो आदिकाल की विशेषताओं में वीर रस की प्रधानता थी, युद्धों और वीर नायकों का वर्णन था, राजस्व पर आधारित काव्य थे, चारण कवियों की परंपरा थी, अपभ्रंश, डिंगल और प्रारंभिक हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ था भी आदिकाल में।
प्रमुख रचनाएं और कवि चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जो चंद्रबरदाई थे इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो थे। और चंद्रबरदाई भी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अन्य वीरगाथात्मक काव्य आदिकाल का साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से विवादास्पद होते हुए भी हिंदी साहित्य की नींव रखता है। फिर भक्ति काल देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 ईस्वी का महत्व। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में साहित्यिक जन साधारण की भाषा में रचा गया था। ठीक है, इसमें जो साहित्य है वो जन साधारण की भाषा में रचा गया था और उसका उद्देश्य भी ईश्वर भक्ति के माध्यम से सामाजिक सुधार और मानवीय समानता का प्रचार करना था। भक्ति आंदोलन ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड का विरोध किया है। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं। ठीक है, भक्ति काल की प्रमुख धाराएं देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और गुण रहित माना गया है। इसमें ज्ञान और प्रेम को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। ठीक है, प्रमुख कवि इसके कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल थे। विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक चेतना, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध, सद्दुकड़ी और लोक भाषा का प्रयोग। कबीर की वाणी में तीखा व्यंग्य और गहरी मानवीय संवेदना मिलती है। सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया। यह 2 शाखाओं में विभाजित था भाई। राम भक्ति शाखा। प्रमुख कवि तुलसीदास। प्रमुख कृति रामचरितमानस। भाषा इनकी अवधि, भाव, दास्य और मर्यादा का था भाई। कृष्ण भक्ति शाखा। प्रमुख कवि सूरदास, मीरा और रसखान थे। भाषा ब्रज थी, भाव वात्सल्य और माधुर्य था। फिर भाई सूफी काव्य है। भक्ति काल में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा भी विकसित हुई। इसमें प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है। प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। प्रमुख कृति पद्मावत। रीतिकाल को देख लेते हैं। रीतिकाल इसकी समय सीमा 1700 से लेके 1900 संवत थी भाई। रीतिकाल का स्वरूप। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस काल में काव्य शास्त्रीय नियमों, अलंकार और नायक नायिका भेद का अत्यधिक महत्व रहा। भक्ति की अपेक्षा शिल्प और सौंदर्य प्रदर्शन अधिक हो रहा था। प्रमुख विशेषता देख लेते हैं रीतिकाल की। श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अलंकार और काव्य कौशल था। दरबारी साहित्य था। ब्रज भाषा का प्रयोग था। प्रमुख कवि देख लेते हैं रीतिकाल के। बिहारी सत्सई इनकी रचना है। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया। घनानंद देव। रीतिकाल की आलोचना इसकी कृत्रिमता के कारण जानी जाती है। फिर भी शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से इसका महत्व स्वीकार किया गया है। आधुनिक काल संवत 1900 से वर्तमान तक हुई। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे व्यापक और परिवर्तनशील काल है। इसमें सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय चेतना, व्यक्तिवाद और आधुनिक समस्या प्रमुख विषय बने। भारतेंदु युग भाई आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गद्य का विकास, सामाजिक सुधार और नवजागरण। द्विवेदी युग 1900 से 1918। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके कवि हैं। भाषा परिष्कार हुई, इसमें सुधार और राष्ट्रीय चेतना। छायावाद 1918 से 1936 इसकी समय सीमा रहेगी। इसमें आत्मानुभूति, प्रकृति और रहस्यवाद प्रमुख है। इसके कवि प्रसाद पंत निराला और महादेवी है वे। प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी इसकी समय सीमा है। यह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। सामाजिक अन्याय और शोषण का इसमें चित्रण हुआ है। प्रयोगवाद और नई कविता 1943 से 1951 ईस्वी तक समय सीमा इसकी। प्रयोगवाद और नई कविता में व्यक्तिगत अनुभूति प्रमुख है। आधुनिक जीवन की जटिलता इसमें प्रमुख है भी। समकालीन साहित्य 1960 ईस्वी के बाद वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याएं, नए विमर्श, स्त्री, दलित और आदिवासी। हिंदी साहित्य के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं, पेपर में पूछी जा सकती है भाई। भाषा का लोकमुखी होना, विषयों का विस्तार होना, विधाओं का विकास जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और आलोचना। समाज और व्यक्ति के संबंध की गहरी अभिव्यक्ति। निष्कर्ष में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव अपभ्रंश और लोक भाषा से हुआ।
तथा उसका विकास भारतीय समाज की बदलती चेतना के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहा। आदिकाल की वीर गाथाओं से लेकर भक्ति काल की भक्ति, रीति काल के श्रृंगार और आधुनिक काल के यथार्थवादी एवं प्रयोगधर्मी साहित्य तक हिंदी साहित्य ने एक लंबी, समृद्ध और बहुआयामी यात्रा तय की। यह साहित्य भारतीय संस्कृति, मानव मूल्य और सामाजिक चेतना का मूल्य धरोहर है भाई। एक वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाएंगे भी। हिंदी साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं हमें किस प्रकार लिखना है, और इन क्वेश्चनों से आपको पता चल जाएगा हमें ये आंसर कैसे लिखना है और किस प्रकार उसकी हेडिंग बनानी है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव किसी एक समय या घटना का परिणाम नहीं, बल्कि यह दीर्घभाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया का फल है। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत की प्राचीन भाषाओं, धार्मिक आंदोलनों, सामाजिक परिस्थितियों और लोक जीवन के विकास को ध्यान में रखना आवश्यक है। हिंदी साहित्य की जड़ें संस्कृत की समृद्ध परंपरा से जुड़ी हैं, किंतु उसका वास्तविक स्वरूप तब सामने आया जब साहित्य जनसाधारण की भाषा में रचा गया। सबसे पहले संस्कृत भाषा और साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत प्राचीन भारत की प्रतिष्ठा और शास्त्रीय भाषा थी, जिसमें वेद, उपनिषद, महाकाव्य, नाटक और दर्शन जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ रचे गए। यद्यपि संस्कृत साहित्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु धीरे धीरे सामान्य जनता थी वही उससे दूर होती गई, क्योंकि उसकी भाषा कठिन और सीमित वर्ग तक ही पहुँचने योग्य रह गई है। इसी दूरी ने सरल और जन भाषाओं के विकास की आवश्यकता को जन्म दिया। संस्कृत से आगे चलकर प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत भाषाएं अपेक्षाकृत सरल थी और आम जन जीवन से अधिक जुड़ी हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में प्राकृत भाषाओं का व्यापक उपयोग हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्य धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचने लगा। प्राकृत से विकसित होकर अपभ्रंश भाषा सामने आई, जिसे हिंदी साहित्य की प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि माना जाता है। अपभ्रंश में लोक भावना, धार्मिक उपदेश, नीति और नैतिकता से जुड़े अनेक पद्य रचे गए। आगे अपभ्रंश के बाद लोक भाषा और बोलियों का विकास हुआ, जिनसे हिंदी साहित्य को वास्तविक स्वरूप मिला। ब्रज अवधि मैथिली, खड़ी बोली जैसी बोलियां इसी प्रक्रिया का परिणाम है। इन बोलियों में रचित साहित्य आम जनता के जीवन, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करता था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप लोकधर्मी और जनसापेक्ष रहा है। आगे हिंदी साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिद्धनाथ और बाद में भक्ति आंदोलन ने साहित्य को आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक चेतना से जोड़ा। इन आंदोलनों ने कर्मकांड, जाति पाति, पाखंड का विरोध किया तथा मानव समानता, प्रेम और करुणा पर बल दिया। इस विचारधारा ने हिंदी साहित्य को गहराई और व्यापकता प्रदान की। इसके अतिरिक्त राजनीति और सामाजिक परिस्थितियां भी हिंदी साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि में सहायक रही। मध्यकालीन भारत में सामंती व्यवस्था, युद्ध, सांस्कृतिक संपर्कों ने साहित्य को नए विषय दिए। वहीं लोक कवियों और चारणों ने राजाओं की वीरता के साथ साथ जन भावनाओं को भी संवर दिया। इस प्रकार हिंदी साहित्य का उद्भव संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की भाषिक परंपरा, लोक भाषाओं के विकास, धार्मिक सामाजिक आंदोलनों और जनजीवन की आवश्यकताओं के लिए संयुक्त प्रभाव से हुआ। यही पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य को व्यापक, जीवंत और जनमानस से जुड़ा हुआ बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य का हिंदी साहित्य के विकास में योगदान बताइए। जो अपभ्रंश साहित्य है भाई, इसका हिंदी साहित्य के विकास में योगदान हमें बताना है। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विकास को समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश ने तो पूरी तरह संस्कृत थी और न ही पूर्ण रूप से विकसित हिंदी, बल्कि यह संस्कृत से विकसित होकर जनभाषा के निकट पहुंची हुई एक मध्यवर्तीय भाषा थी भाई। कौन सी? अपभ्रंश। लगभग
6वीं शताब्दी से 12वीं और 13वीं शताब्दी तक अपभ्रंश साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ और इसी के माध्यम से हिंदी साहित्य की आधारशिला रखी गई। सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपभ्रंश ने साहित्य को जनसाधारण की भाषा के निकट पहुंचाया। संस्कृत और प्राकृत के शास्त्रीय रूपों की अपेक्षा अपभ्रंश अधिक सरल, स्वाभाविक और लोक प्रचलित थी। इससे साहित्य अब केवल विद्वानों या दरबारों तक सीमित न रहकर सामान्य जनता तक पहुंचा। यही प्रवृत्ति आगे चलकर हिंदी साहित्य की लोकधर्मी परंपरा का मूल बनी। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान भाषिक विकास के क्षेत्र में है। अपभ्रंश में ऐसे अनेक शब्द रूप, ध्वनियाँ और वाक्य संरचनाएं मिलती है जो आगे चलकर हिंदी में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। हिंदी की अनेक बोलियां ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली अपभ्रंश से ही विकसित हुई। इस प्रकार अपभ्रंश हिंदी भाषा का प्रत्यक्ष पूर्वज सिद्ध हुई गई। आगे देखते हैं। तीसरा योगदान काव्य रूप और छंदों के विकास में है। तीसरा योगदान क्या है? काव्य रूप और छंदों के विकास में है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा, चौपाई, सोटा जैसे छंदों के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं। यही छंद आगे चलकर हिंदी साहित्य विशेषतः भक्ति काल और रीति काल में अत्यंत लोकप्रिय हुए। इस दृष्टि से अपभ्रंश ने हिंदी कविता के शिल्प को दिशा प्रदान की। चौथा, विषय वस्तु और भावधारा के स्तर पर भी अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी को समृद्ध किया। अपभ्रंश काव्य में नीति, धर्म, वैराग्य, भक्ति, प्रेम और लोक जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। जैन, बौद्ध और सिद्ध साहित्य में आत्मशुद्धि, करुणा और साधना पर बल दिया गया। यही विचार आगे चलकर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पांचवा देख लेते हैं संत और लोक परंपरा का प्रभाव। अपभ्रंश का एक और महत्वपूर्ण योगदान है सिद्ध और नाथ साहित्य जो अपभ्रंश में रचा गया ने कबीर, नानक और अन्य संत कवियों की विचारधारा को प्रभावित किया। निर्गुण भक्ति की भाषा, प्रतीक और उपदेशात्मक शैली अपभ्रंश की ही देन मानी जाती है। अंततः अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी साहित्य को लोकमुखी, भाव प्रधान और सहज अभिव्यक्ति की दिशा दी। उसने हिंदी को संस्कृत की जटिलता से मुक्त कर जनजीवन से जोड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का सेतु है। क्या है भाई? अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का क्या है? सेतु है, जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा और आधुनिक हिंदी साहित्य की बीच की कड़ी है। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा और आधुनिक हिंदी साहित्य की बीच की कड़ी कौन सी है? अपभ्रंश साहित्य है। ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिना अपभ्रंश के योगदान को समझे हिंदी साहित्य के विकास की प्रक्रिया अधूरी ही रह जाएगी। अब हम इसके MCQ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव मुख्यतः किस भाषा से माना जाता है? जो हिंदी साहित्य इसका उद्भव मुख्यतः किस भाषा से माना जाता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फारसी? तो भाई किस भाषा से माना जाता है? अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो संस्कृत तो है, देखो फिर ये कटोगे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? जैन, शैव, बौद्ध या वैष्णव? तो भाई बौद्ध धर्म से है सिद्ध साहित्य का संबंध। नाथ साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? नाथ साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? तो भक्ति, श्रृंगार, योग, साधना और वीरता। तो योग और साधना, ठीक है, नाथ साहित्य का प्रमुख विषय है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? वीर रस है, अहिंसा और नैतिकता है, श्रृंगार वर्णन है, रहस्यवाद है। तो अहिंसा और नैतिकता ये जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की क्या माना जाता है? ठीक है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? आलोचना, समाप्ति, आधार भूमि या विरोधी धारा? तो भाई आधार भूमि माना जाता है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का।
अगला क्वेश्चन है, सिद्ध और नाथ साहित्य ने किस काव्य धारा को प्रभावित किया है? ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य ने किस काव्य धारा को प्रभावित किया? सगुण भक्ति, रीति काव्य, निर्गुण भक्ति या छायावाद? तो निर्गुण भक्ति को प्रभावित किया है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लोक साहित्य का प्रमुख गुण क्या है? लोक साहित्य का भाई प्रमुख गुण क्या है? दरबारी भाषा, जनजीवन की अभिव्यक्ति। लोक साहित्य का प्रमुख गुण है भाई जनजीवन की अभिव्यक्ति। लोक साहित्य का साहित्यिक महत्व किस कारण है? लोक साहित्य का साहित्यिक महत्व किस कारण है? तो किस कारण है? संस्कृत प्रभाव के कारण, धार्मिकता के, जन भावनाओं से जुड़ाव के कारण या राजस्व के? तो जन भावना से जुड़ाव के कारण लोक साहित्य का साहित्यिक महत्व है भी। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप किससे अधिक प्रभावित था? तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप किससे अधिक प्रभावित था? विदेशी साहित्य से, लोक और धार्मिक साहित्य से, वैज्ञानिक दृष्टि से या औद्योगिकरण से? तो किससे प्रभावित था भाई? तो लोक और धार्मिक चेतना से प्रभावित था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? आदिकाल साहित्य में प्रमुख प्रवृत्ति पूछी है तो भक्ति थी। आदिकाल में वीरता, श्रृंगार या यथार्थ? तो भाई क्या थी? वीरता थी प्रमुख प्रवृत्ति। भक्ति काल में साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था भाई भक्ति काल में साहित्य का प्रमुख उद्देश्य? मनोरंजन, राजश्रय, ईश्वर भक्ति और मानवता, शिल्प प्रयोग? तो ईश्वर भक्ति और मानवता। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रीतिकाल में साहित्य का झुकाव किस ओर था? रीतिकाल में साहित्य का झुकाव किस ओर था? समाज सुधार की तरफ, काव्य शास्त्र और श्रृंगार, रहस्यवाद या राष्ट्रवाद? तो भाई काव्य शास्त्र और श्रृंगार की तरफ रीतिकाल का झुकाव था। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य किससे जुड़ा? आधुनिक काल में हिंदी साहित्य किससे जुड़ा? दरबारी संस्कृति, धार्मिक आडंबर, सामाजिक यथार्थ या पौराणिक कथाएं? तो सामाजिक यथार्थ से जुड़ा था आधुनिक काल में हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो कर्मिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। चैप्टर 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। थ्योरी जो थ्योरी है वो संक्षेप में आपसे मैंने बता दी है और उसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्णनात्मक क्वेश्चन भी उसमें से बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि मैं PDF वहीं पे शेयर करूँगी और वर्णनात्मक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए 2। उसके बाद मैंने आपको MCQ करवाए हैं और आपकी सुविधा के लिए मैंने उत्तरमाला भी साथ में दे रखी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप ज़रूर करें भी और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जिस बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।